बिहार 24 सच से सामना में आज पूर्व मंत्री व झंझारपुर के भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा जी का सच से सामना कराया जा रहा है। नीतीश मिश्रा जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर विधानसभा में आप छठवीं बार जनता के सामने हैं। इस विधानसभा की जनता ने आपको असीम प्यार दिया, असीम स्नेह दिया और विधायक से लेकर के मंत्री पद तक अपनी वोट की शक्ति से पहुंचाने का काम किया है। इस बार फिर आप विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। इतनी लंबी अवधि में भी आपके विरोध में खड़े कुछ प्रत्याशी आप पर कुछ तीखे सवाल चलाते हैं। मैं आपसे आज उसी सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन तीखे सवालों का जवाब बिना विचलित हुए देंगे। नहीं, एकदम आप पूछे, मैं एकदम जो भी मैं स्पष्ट बोलता हूँ मैं एकदम स्पष्ट बोलूँगा। आरोप नंबर 1 को लेकर चलें तो आप पर आरोप है कि आपको बाहरी उम्मीदवार अभी भी बताया जा रहा है, जबकि आपके पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र झंझारपुर विधानसभा में जिस समय प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसके बाद आपका जन्म हुआ है। क्या करना है इस संदर्भ में? नहीं, मुझे तो ये आपने सही कहा, ये बात अक्सर उठाई जाती है और मुझको तो इस प्रश्न पे या ये जब चर्चा आती है तो थोड़ी सी ये बात हास्यास्पद भी लगती है। मुख्यतः मुझको अपने ही देश में, अपने ही राज्य में अगर कोई बाहरी कहे और अगर सिर्फ छोटी सी ही बात मैं कुछ उदाहरण ही आपको दूँ तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। लोग तो दूसरे देश से भी आके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के शिखर पर हैं, निर्वाचित भी होते आए हैं। अपने बिहार की अगर बात कीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जिनका बिहार से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने बिहार से ही नहीं उनको राजनीतिक पहचान दी। जैसे अगर जॉर्ज फर्नांडिस साहब का ही अगर हम लोग बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का बिहार से ना उनका कोई जन्म स्थान था ना कुछ था, लेकिन उनकी पूरी राजनीतिक जो पहचान बनी वो बिहार से ही बनी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पूर्व में अगर आप देखेंगे, और ये हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चाहे तो देश में वो चुनाव लड़ सकता है। और अगर अभी के ही संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो जो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं वो रहने वाले हैं कहीं और के, चुनाव लड़ रहे हैं किसी और जिले से, उनके एक और भाई किसी और जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज के समय में जहां आप बिहार से ही देखेंगे या अगर आप झंझारपुर की ही बात करें तो हर एक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति कहीं बाहर है, कहीं पढ़ाई के लिए जाता है, कहीं काम करने के लिए जाता है। अब वहाँ के राज्य वाले भी अगर इस तरह की बात उठाने लगे कि नहीं हम दूसरे राज्य के लोग यहाँ क्यों आएंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्यों वो नौकरियाँ करेंगे, तो ये तो एक तरह से ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि एक तो आपको मेरे खिलाफ कुछ बोलने के लिए मिलता नहीं है, ना मेरे काम पर कुछ टोक सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, तो लोगों को एक भड़कलाने की कोशिश की भाई बाहरी है। मेरी नज़र में जनप्रतिनिधि जो काम करता है जनता उसको चुनती है और उसके ऊपर है कि अगर वो काम अच्छा करता है। मेरा सिर्फ जन्म झंझारपुर में नहीं हुआ इसलिए मैं वंचित हो जाऊं कि मैं यहाँ से चुनाव ना लड़ूं। और आपने ठीक ही कहा, मेरे पिता पहली बार 72 में यहाँ से चुनाव लड़े, 73 में मेरा जन्म हुआ, तो झंझारपुर को तो मैं अपना परिवार मानता हूँ। मुझको ठीक है, मेरा जन्म पटना में हुआ, लेकिन मैं तो अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं झंझारपुर का नहीं हूँ या झंझारपुर मेरा नहीं। धन्यवाद। आप पर आरोप है, आपके विरोधी प्रत्याशी कई जनसभाओं में कहते हैं कि नीतीश मिश्रा घमंडी है, झंझारपुर को नीतीश मिश्रा के बंधन से मुक्त कराना है। नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में तो कुछ बंधन होता नहीं और ये तो वो जमाना नहीं है कि कोई राजा और रानी वाला समय है कि एक परिवार से कोई जन्म लेगा तो वही हमेशा राजा बनेगा। जनता चुनती है और ये शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग को दिया है और प्रत्येक नागरिक को दिया है। 18 वर्ष से कोई भी अधिक उम्र का व्यक्ति अपने जिसको भी वो चाहता है उनको वो वोट देता है। और मुझको लगता है कि इस तरह की बातें और कोई उदाहरण और बंधक आप क्या डेमोक्रेसी में कोई कैसे किसी को बांध सकता है। अभी तो मैं निर्वाचित नहीं हूँ, मैं तो 2015 का चुनाव हारा हूँ। और अगर आप स्मरण करेंगे तो 2000 में मैं जब पहला चुनाव लड़ा, मैं पहला चुनाव भी मैं हारा, जनता ने मुझे नहीं स्वीकारा, लेकिन मैं 5 वर्षों तक जनता के साथ जुड़ा रहा, उनकी सेवा की, उनका काम किया, तो जनता ने फिर मुझको मौका दिया। तो ये अधिकार तो जनता के ऊपर है। और घमंडी मतलब
अब अपने बारे में कोई भी व्यक्ति तो आप मुझसे ये पूछेंगे, मुझको नहीं लगता, मैं जब राजनीति में नहीं था, मैं राजनीति में जब हूँ, मैं मंत्री था, मैं मंत्री नहीं हूँ, आज मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे अपने आप में कभी अंतर महसूस नहीं हुआ। और आप, मुझको लगता है आपने भी नजदीक से देखा है, मैं जब मंत्री भी था और जब नहीं हुआ, जब मैं कुछ नहीं था, जो व्यक्ति नहीं, अब वो कोई मन में डाल ले कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा ही है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ कि राजनीति में आज जितनी सहजता से मैं उपलब्ध हूँ, जितनी सहजता से मैं किसी से बात करता हूँ, किसी भी व्यक्ति को मुझसे बात करने में कोई हिचक कभी नहीं हो सकती है। तो ये वैसे ही लोग होंगे जिनको मेरे बारे में कुछ और नहीं मिल रहा है तो कह देंगे नीतीश मिश्रा घमंडी है। अब घमंडी का क्या उदाहरण दे सकते हैं? झंझारपुर के लोगों ने तो मुझे मंत्री के रूप में भी देखा है, तो ऐसा तो मुझको नहीं लगता है कि कोई ऐसा उदाहरण रहा होगा कि कोई कह सकता है कि भाई वो घमंडी है। लेकिन आपके विरोधी मंच से बोलते हैं, तो आप पर आरोप था, ये आपका जवाब मिल गया। उनको धन्यवाद, उनको वैसा लगता है, लेकिन उनकी सोच को मैं प्रणाम करूंगा कि वैसा विरोध करें। लेकिन अब आप वही कहें ना कि उनके पास जब विरोध करने को कुछ नहीं है तो फिर वो क्या बोलेंगे, तो इसलिए इन सब तरह की बातों का उपयोग करते हैं। अब आते हैं अगले आरोप पर। वर्ष 2000 से आप झंझारपुर के चुनावी मैदान में हैं। आपके हर चुनाव में, चुनाव कैंपेन शुरू होने के बाद अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई बनाने की कोशिश होती रही है। पिछड़ा अति पिछड़ा के सम्मान की बात कह इस चुनाव में भी एक प्रत्याशी मामले को तूल देकर चुनावी मैदान में हैं। आपके इस आरोप आप अपने ऊपर लग रहे। नहीं, ठीक है, ये जो हमारे विरोध में लोग हैं, इस तरह के चुनाव के समय में इस तरह का रंग देने की वो कोशिश करते हैं। और मैं शुरू से मानता हूँ कि मेरी जो अपनी खुद की जो शिक्षा हुई है और मेरा जो परिवेश जिस ढंग से हुआ है, मैंने आज तक लोगों में कोई अंतर और भेद मैं समझा ही नहीं। और कॉलेज के ज़माने तक या जब हम बाहर भी गए तो बाहर जाके लगा कि जब आप देश के बाहर जाते हैं तो आपकी पहचान, आप एक तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ कोई नहीं समझता कि आप किस राज्य के हैं, आप किस जात के हैं, किस समाज के हैं। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो एक भारतीय की पहचान अच्छी होती है, मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती होती है तो एक भारतीय की छवि धूमिल होती है। तो मैं उन चीज़ों को समझाऊँ। हमारे दोस्त रहे हैं और हम लोग तो कभी समझे भी नहीं कि हमारे दोस्तों का कास्ट क्या है, ना कभी हम लोगों ने पूछा, ना कभी हम लोगों ने जानना चाहा। मैं ये मानता हूँ कि जात सिर्फ दो ही तरह की है और ये विश्व में कहीं भी है, एक अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, एक सामाजिक बनावट है कि लोग अलग अलग जातों में बटे हुए होते हैं, लेकिन मैं हर एक जगह यही बात कहता हूँ और मैं आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से इस बात को मैं कहता आ रहा हूँ कि जब हम बिहार में होते हैं तब हम विभिन्न जातों में बढ़ जाते हैं। जब हम बिहार से बाहर किसी राज्य में जाते हैं, हम बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमारी पहचान एक बिहारी के नाते हो जाती है, कोई भैया बुलाता है। लेकिन हम अपने ही समाज में, अपने ही गांव में हम बट के रहते हैं। कोई किस जात में जन्म लेता है उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मुझको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, मेरा जीवन में मानता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा पारदर्शिता में विश्वास करता हूं। मैंने 10 वर्ष जो मैं विधायक रहा झंझारपुर का, मेरे सारे काम पब्लिक डोमेन में आज से नहीं 2009 से ही हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे कामों को देख सकता है और वो निष्पक्ष भाव से अगर देखे तो मेरे किए हुए एक भी कार्य उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किसी का पक्ष लिया है या मैंने कभी किसी के साथ गलत किया है। मैं समझता हूँ मैं राजनीति में आया ही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं जिस जात में जन्म लिया हूँ मैं उसको नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कुछ लोग हैं जो जात की राजनीति करते हैं, जात पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज झंझारपुर का एक युवा वो क्या चाहता होगा, जो आज एक 18 साल का युवा है जो पहली बार वोट देने जाएगा, उसके लिए क्या महत्व रखता है, उसके लिए उसका जात महत्व रखता है या आने वाले समय में उसका भविष्य कैसा होगा वो महत्व रखता है। तो मैं तो एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर एक बार झंझारपुर की जनता ने, मैं 5 चुनाव पहले लड़ा हूँ, 6ठे चुनाव में मैं जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि जनता कर जो मेरा काम है, जो जिस ढंग से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, जनता फैसला उस पर करेगी। अब जो विरोध में लोग हैं, आपके 2-3 प्रश्न ऐसे ही हैं जो लगता है कि विरोधी के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, तो कभी कोई बाहरी कह देगा, कभी कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा कह देगा। और जिनका आपने नाम लिया, देखिए विडंबना है राजनीति की कि
आप जब आज के समय में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ जात की राजनीति से वो सरवाइव नहीं कर सकता है। ना सिर्फ कोई एक जात किसी को चुनाव जिता सकता है। जब तक सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, जब तक उस व्यक्ति की स्वीकार्यता सभी वर्गों में नहीं होगी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए जो वो कहते हैं मेरी समझ से वो कुंठित हैं, और जब वो उनको मौका मिला, समाज के सभी वर्गों ने उनको जिताया, तब सब बहुत अच्छा था। आज व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति धैर्य खो रहा है, भाई आपको धैर्य रखना चाहिए। अगर आप पार्टी में हैं तो पार्टी आपके हित की रक्षा करती है, पार्टी सोचती है। और ये भी सोच से निकलना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरे पूरे हम समाज के जिस भी पृष्ठभूमि से आते हैं वही पूरा उसके साथ गलत हो रहा है। जो लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, मुझको लगता है आप समय नहीं, आज प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल में तमाम जानकारियां हैं। अब इस तरह की बातें और बहकावे में लोग नहीं आएंगे। अब नए भारत की बात हो रही है, नए बिहार की बात हो रही है और नए झंझारपुर की भी बात हो रही है। अब चलते हैं अगले आरोप पर। झंझारपुर को जिला बनाने के सवाल पर आप इतने मुखर नहीं हैं जितने लोगों की अपेक्षा है। इस दिशा में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, क्योंकि मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई काम किस समय होना है, उस काम को कैसे कराना है। 2005 से ही देखेंगे, जब से एनडीए की सरकार बनी, बिहार में कोई भी एक नया प्रखंड गठित नहीं हुआ, ना अनुमंडल गठित हुआ, ना कोई जिला बना। और मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि मैं कुछ जिलों का ऐसा, जब मैं मंत्री था तो वहाँ का मैं मिनिस्टर इंचार्ज था, जिसको जिला प्रभारी मंत्री भी कहते हैं। मैंने देखा कि वो जिले तो बन गए, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं जिले वाली नहीं हो पाई। नाम के लिए तो वो जिला हो गया, लेकिन वो सुविधाएं उस जिले को नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं तमाम व्यक्तियों से पूछूंगा, चाहे वो मेरे पक्ष वाले हों, मेरे विरोधी भी हों, क्रिटिक भी हों, एक झंझारपुर का नागरिक, जो आधारभूत सुविधाएं जिले में होनी चाहिए, आप भी अगर नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे झंझारपुर में वो तमाम चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि जो संभवतः एक ज़िले में होनी चाहिए। और मुझको पूरा विश्वास है, आप जो कह रहे हैं कि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रखर होकर इस विषय को नहीं उठाया, सही मायने में अगर देखिएगा, समान प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार का है वही नोडल डिपार्टमेंट है। जैसे ग्रामीण विकास विभाग नया प्रखंड बना सकता है, उसी तरह नया अनुमंडल और नया जिला समान प्रशासन विभाग बनाता है। तो बहुत सारे जिले बनाने की मांग है। हमने एक लिखित प्रस्ताव 2014 में ही पूरे एक जस्टिफिकेशन के साथ कि झंझारपुर को जिला क्यों बनाना चाहिए, वो प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है और वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, कोई भी उसको देख सकता है। तो मैं निश्चिंत हूँ कि बिहार में जब भी नए जिले का गठन होगा, झंझारपुर उसमें अवश्य होगा। और धीरे धीरे जो सुविधाएं एक जिले को मिलनी चाहिए, अगर थोड़ी भी कमी अभी उसमें और है, हम उसको पूरा करना चाहेंगे और पूरा कर भी रहे हैं। नहीं तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि झंझारपुर में भी मेडिकल कॉलेज आ सकता है, और आज मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। तो इसलिए लोग सिर्फ धीरज रखें, और मुझको पूरा विश्वास है कि जब भी सरकार निर्णय लेगी कि हमको बिहार में नए जिले बनाने हैं, झंझारपुर उसमें निश्चित सम्मिलित होगा। आरोप नंबर 5, आप जिस वक्त गन्ना विकास मंत्री थे उस समय अंधराठारी में शुगर केन फैक्ट्री लगाने की बात पटल पर आई थी। आपका प्रयास सफलता की ओर नहीं गया। जिले के अन्य शुगर फैक्ट्री में भी क्या काम हुई, ये लोग जानना चाहते हैं, वो असफल क्यों हुआ? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बहुत बार इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। एक तो ये समझना होगा कि गन्ना विकास मंत्री का मेरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 13 अप्रैल 2008 तक का ही था। उसके बाद मेरा विभाग बदल दिया गया। उस समय 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रयास मैंने प्रारंभ किया। एक तो बिहार में लगभग 28 चीनी मिलें थीं जो काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बंद होती चली गईं। और 15 चीनी मिल थी जो बिहार राज्य चीनी निगम की थी, जो 95-96 आते आते वो बंद हो गई। किसानों का लगभग 8 करोड़ 84 लाख रुपया बकाया था, जिसमें हमारे यहाँ का सक्रिय लोहट का भी था। तो इन चीनी मिलों को चलाने का एक हमारे पास चुनौती था। और दूसरी बात कि नए फैक्ट्री हमारे यहाँ आए, वो कैसे आए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर हम लोगों ने एक नई पॉलिसी बनाई थी उस समय 2006 में। बहुत लोग को अब याद नहीं होगा ये बात, कि कोई भी अगर नई चीनी मिल आती है तो किस तरह के उसको प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
तो आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ टैक्स सब्सिडी, टैक्स हॉलिडे, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हमने किया था। और शुगर मिल एसोसिएशन इंडिया का, जिसको इस्मा कहते हैं, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, उसने एक समय इस पॉलिसी की प्रशंसा भी की थी कि पूरे देश में जो बिहार का जो ये पॉलिसी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ निवेश के प्रस्ताव भी आने प्रारंभ हुए। साथ ही इन बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए जब हमने किसानों का बकाया चुकता कर दिया, सरकार ने, हम ही नहीं दिया, जब मैं मंत्री था उसी समय हमने किसानों का जो बकाया था वो रिपे किया। और चीनी मिल का रिवाइवल की पूरी कार्य योजना बनाई, जिसको राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने अप्रूव कराया। फिर उसके बाद सरकार ने ये तय किया कि इन बंद चीनी मिलों को हम लंबी अवधि के लीज पर देंगे, 60 वर्षों की लीज पर हम उसको देंगे, लेकिन हम लोग ये प्राइवेट कंपनी को देंगे, क्योंकि सरकार फैक्ट्री नहीं चलाती। और आज देश में कहीं भी सरकार इस तरह की बिजनेस यूनिट नहीं चलाती है। मेरा जब विभाग बदल गया उससे पहले पश्चिम चंपारण में लौड़िया चीनी मिल और पूर्वी चंपारण में सुगौली चीनी मिल, इन दोनों का रिवाइवल का प्लान हो गया। HPCL जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उनके द्वारा 10% राशि भी मेरे ही कार्यकाल में जमा कर दी गई और आज ये दोनों चीनी मिल फंक्शनल है, कार्यरत है। लेकिन हमारे जो अन्य चीनी मिल हैं, 3-4 बार 5 बार निविदा निकालने के बाद भी कोई निवेशक आए नहीं, और कोई 1-2 निवेशक आए भी तो उनको जो राशि जितनी जमा करनी थी उस फैक्ट्री को चलाने के लिए सरकार को, तो वो राशि जमा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने कोशिश, सरकार ने एक ईमानदार प्रयास, एक ईमानदार कोशिश की। बीच में कंट्री में एक ऐसा समय आया कि शुगर फैक्ट्री एक नेगेटिव लिस्ट में आ गया बैंक के, कि गन्ने की कीमत ज़्यादा हो गई, चीनी का दाम कम हो गया, तो जो एक बिज़नेस एक वाइबिलिटी होती है किसी के लिए भी, तो वो बहुत नेगेटिव हो गया। तो नई चीनी मिलें आना लगना बंद हो गई। लेकिन आज ये भी प्रसन्नता का विषय है कि बिहार की चीनी मिलें जो काम कर रही हैं, उन्होंने अपना क्षमता भी बढ़ाया। जो पहले से कार्यरत चीनी मिलें हैं, लगभग 10 कार्यरत चीनी मिलों ने अपना क्षमता बढ़ाया। एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, एथेनॉल बिहार में बनने लगा। चीनी मिल से बिजली का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। नई चीनी मिल की जो आपने बात की, प्रस्ताव आ गया था। राष्ट्रीय शुगर्स है कोयम्बटूर की बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने अंद्राठारी में ज़मीन भी आइडेंटिफाई किया, प्रोजेक्ट भी उनकी स्वीकृत हो गई। ज़मीन अधिग्रहण करना था, और उस समय का दौर आप याद करेंगे, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का एक विषय बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया था। तो अंद्राठारी में भी कुछ लोगों ने उस ढंग का माहौल बनाना प्रारंभ कर दिया, और कहीं ना कहीं मुझको कटघरे में खड़े करने लगे कि मैं ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन को मैं कब्जा करवा रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि ज़मीन हुआ नहीं, तो फिर फैक्ट्री कितना इंतज़ार करती, तो उस कारण से ही वो नहीं आ पाया। लेकिन मुझको जितना भी समय मिला, एक मिथिला पुत्र होने के नाते मैं यहाँ के इकोनॉमिक्स को समझता हूँ, यहाँ की इकोनॉमी को मैं समझता हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने रहते रहते मैं इसको कार्यरत कर दूँ। लेकिन फिर मेरे पास समय उतना नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद मुझे आपदा प्रबंधन विभाग मिल गया, तो मैं फिर उससे ज़्यादा आगे फिर उसमें नहीं कर पाया। रोजगार की दिशा में ही अगला आरोप। रोजगार की दिशा में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने 1985 में झंझारपुर में औद्योगिक प्रांगण की स्थापना की और पेपर मिल चालू कराने की कोशिश की। आप उनके पुत्र हैं, उनके अधूरे कार्य को पूरा करने की दिशा में आपका प्रयास जो दिखना चाहिए, उसमें लोगों को कमी लग रही है। नहीं, ठीक बात है। ये बहुत बार ये बात आती है, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई, लगभग 30 वर्ष पुरानी बात है ये। और मुझको लगता है जो पूरे बिहार में जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, जैसे पहले नॉर्थ बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, दरभंगा में भी था, सब कुछ सेटअप था, तो ज़मीन वगैरह डॉक्टर मिश्र जी के ही ज़माने में ये सब अधिग्रहण हुए थे और इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था। आज झंझारपुर में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है, वो उन्हीं के द्वारा उस समय उसको बनाया गया था। पेपर फैक्ट्री का था, केमिकल कॉरपोरेशन हुआ करती थी बिहार सरकार की एक इकाई, उनके द्वारा वो लगाया जाना था। 90 में फिर सरकार बदल गई, और फिर जिनकी सरकार आई, मैं उनके पर कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा कि 15 वर्ष उन्होंने बिहार की क्या स्थिति कर दी। तो जितनी भी आई चीज़ें, चाहे वो मशीन आई या कुछ भी आई, तो वो कभी खुला ही नहीं, मतलब क्योंकि सरकार बदल गई। और झंझारपुर को क्योंकि डॉक्टर मिश्र उस समय से जुड़ाव था, उनका क्षेत्र था, तो सरकार की प्राथमिकता में झंझारपुर नहीं रहा। तो जो फैक्ट्री उस समय चलाई जा सकती थी, देखिए सरकार आज किसी की हो, कल किसी और की आएगी, लेकिन पैसे तो जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा लगता है, तो उनको वो फैक्ट्री को चालू करवा देना चाहिए था। लेकिन हाँ, उन्होंने चालू नहीं करवाया। लेकिन बाद के समय में आप देखेंगे कि जो पूरे देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, जो पूरे इकॉनमी हमारी देश की खुली,
बहुत राज्यों ने इसका फ़ायदा लिया, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, विदेश से फैक्ट्रियाँ भी आईं। बिहार उसमें पीछे छूट गया, और बिहार उस दौर में पीछे छूट गया। तो जब बिहार में ही कहीं प्रोजेक्ट नहीं आए नए, क्योंकि ना यहाँ पे सड़क रही वैसी, ना बिजली थी, तो झंझारपुर में कोई कैसे आके कोई फैक्ट्री लगा सकता था। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि आज बिहार उस स्थिति में है कि हम लोग आज रोड और पावर और यूँ कहें आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं। और मैं बहुत उपयुक्त समय मानता हूँ 2020 से 25 के समय को, कि बिहार की जनता अगर एनडीए को इस बार मौका देती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर मौका मिलता है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार आज अन्य राज्यों, क्योंकि देखेंगे कि जो राज्य अब विकसित हो चुके हैं वहाँ डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश नहीं है, और बिहार में क्योंकि लेबर हमारे पास बहुत है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है, पानी हमारे यहाँ बहुत है, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, तो यहाँ फैक्ट्रीज़ आ सकती हैं। मुझको एक छोटा सा समय मिला तो मैं मखान की आज बात हो रही है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि मखान प्रोसेसिंग हमने लगवाया था, उस समय लगता है शायद 1.5 या 2 करोड़ की मशीन लगी थी। लेकिन फिर क्योंकि वो कोऑपरेटिव को चलाना था, उसमें हम लोग का हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, कोऑपरेटिव भी एक निर्वाचित बॉडी है, तो हम उसको नहीं कर पाए। आज दुर्भाग्य है कि वो भी नहीं चल रहा है। तो मैंने भी एक कोशिश की, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है, और यूँ कहें तो मेरा एक सपना है, कुछ अधूरे सपने मेरे रहे हैं। मैं नहीं उम्मीद किया था कि 2015 में मुझको मौका नहीं मिलेगा। बहुत कुछ सोचा है मैंने झंझारपुर के लिए, देखते हैं आगे जनता क्या फैसला करती है। आप पर तीखे आरोप का दौर खत्म हुआ। आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी का जवाब दिया है। जी हाँ, तो देखा आपने, ये थे नीतीश मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक के रूप में चुना जाता हूँ तो लोगों की जितनी भी समस्या है या फिर विकास का मुद्दा है उसको अपने तरीके से पूर्ण करने का पूरा कोशिश करूँगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। जी सर, नमस्कार।